Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 सितंबर 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट हो, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कह सकते हो कि आपसे एक टेस्ट लिया जाता है। तो पूरे लेक्चर को अगर आप अच्छे से सुनोगे लास्ट में तभी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, स्कोर बढ़िया आता है, तो आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में आज के लेक्चर से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करेंगे। तो दैट इज़ एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का रीजनल कॉन्फ्रेंस और दूसरा पीएम गति शक्ति, ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, वो हमारे न्यूज़ में बने हुए हैं। न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं, पहले हम लोग इस खबर को पढ़ते हैं। देखो 2023 का रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस, जिसको हम आरसीआई कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑर्गेनाइज किया। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? जॉर्जिया के अंदर में एक जगह है तबिलसी, वहाँ पर जाकर ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया? एडीबी ने। और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत ने अपना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिखाया सभी लोगों को। इसी वजह से ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इस तीनों लाइनों में से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती हैं। एक तो पहली चीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, दूसरा यहाँ पे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है। तो पहले डिस्कस करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है एशिया की, तो पूरे एशिया को भी बिलोंग कर रहा है। एशिया की कई सारी कंट्रीज़ आप देख पाओगे, पैसिफिक एरिया की कई सारी कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं। देखो इस एशियन डेवलपमेंट बैंक को हमने इस्टेब्लिश किया था 1966 में। कब? 1966 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि पूरा का पूरा जो एशिया वाला रीजन है और पैसिफिक वाला रीजन है, इन दोनों रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, उसको आगे बढ़ावा दिया जा सके। इसी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर आए हम। एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल 68 मेंबर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। 68 मेंबर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 49 मेंबर्स सीधे हमारे सारे के सारे एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, और बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो एशिया और पैसिफिक रीजन से आते हैं। ठीक है, एशिया और पैसिफिक वाले रीजन से 49 मेंबर्स हैं, और बाकी 49 के अलावा बचे कितने? 19 मेंबर्स। तो वो जो 19 मेंबर्स हैं वो इस एशिया पैसिफिक के बाहर वाले रीजन से आते हैं। समझ गए? तो क्या इंडिया इसका हिस्सा है? बिल्कुल, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और स्पेशली इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक को फाउंड करने में, बनाने में। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ इस बैंक का जो मेन पर्पज़ है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन पार्टनर्स को हेल्प करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करवाना, अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रमोशन के ऊपर काम करना, ये सारा काम हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक का होता है। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 31 दिसंबर 2022, जो पिछला साल था हमारा 2022 वाला, तो 31 दिसंबर 2022 तक इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, ये ध्यान में रखना है। यानी 5 ऐसे बड़े बड़े मेंबर्स जिनके पास में सबसे ज़्यादा ताकत है इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में। उन 5 मेंबर्स में सबसे पहले आता है जापान और यूएस। जापान और यूएस दोनों के पास में 15.6 और 15.6% के आसपास शेयर्स देखने को मिलते हैं।
टोटल शेयर होल्डिंग इन दोनों के पास में इतनी इतनी है। बाकी 6.4% होल्डिंग चाइना के पास में है, 6.3% होल्डिंग इंडिया के पास में है और ऑस्ट्रेलिया के पास में 5.8% की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर इसके 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। फिर बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस के अंदर यहाँ पे एक जगह है, स्पेशली कह सकते हो फिलीपींस की कैपिटल ही है मनीला, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समझ गए। अब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने देखा, ये जो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इसने ऑर्गेनाइज किया है, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो 2023 का कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले इसका थीम, इसका विषय क्या है वो आपने पता होना चाहिए। इसका विषय है स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट है, कई सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर आना, उनके आपस में जो व्यापार को लेकर संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, ये पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसमें देखोगे जो पार्टिसिपेशन हुआ है, यानी कि जो ये कॉन्फ्रेंस चला था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, न्यूज़ ही यही है क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्फ्रेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस चला, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में 30 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो आज के समय पर अवेलेबल थे। ठीक है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल थी, जबकि इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं वो 68 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत का इस कॉन्फ्रेंस में रोल क्या रहा? तो इंडिया ने अपनी जो खुद की टेक्नोलॉजीज़ है, फॉर एग्जांपल भारत का खुद का बनाया हुआ GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसको शोकेस किया। वो चीज़ यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई हम लोगों ने। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज़। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, फिर से बोल रहा हूँ, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों इन कंट्रीज़ का भी काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है अपने आपस में कोऑपरेशन को लेकर। तो ये जो बॉडी है SASEC, जिसके बारे में बताया मैंने आपको, इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो ये हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसी का ही ये एक जो ग्रुप है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर में जो कंट्रीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आता है, इनके बीच में रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करता है। समझ गए, ये ध्यान में रखना। अब बात आती है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है क्या, जो कि अभी रिसेंटली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में दिखाया गया। इस मास्टर प्लान को आप एक ही फ़ोटो में समझ सकते हो, वो आपकी स्क्रीन पर है। गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर में मेन मकसद है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। सरकार का यही मेन मकसद है। जैसे जो रोड की कैपेसिटी है हमारी, उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स, ये नई नई चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जाएंगी, एस्टेब्लिश की जाएंगी। उसके साथ साथ रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉन्सेप्ट है, इसकी जो कैपेसिटी यानी रेलवे की जो क्षमता है सामान को इधर से उधर ढोने की, उसको 2025 तक हम 1600 टन तक बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव है इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर में। फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर हमारा मेन मकसद है। उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 2025 तक, उसे हमें 225 गीगावाट तक पहुंचानी है। 4G कनेक्टिविटी हमें गाँव तक पहुँचानी है। ये हमारा मेन प्लान है, जिसको हम लोग बोलते हैं PM गति शक्ति प्लान के अंदर में, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों अगला आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बात की जा रही है शिफ्टिंग ट्रेंड्स इन ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन। दोस्तों हम लोग ना सब क्या कर रहे हैं, दिन भर में कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, खबरों का कंजम्पशन होता है। कुछ लोग न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन से पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं वहाँ से पढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया से कुछ आध खबरें खबर कर लेते हैं। तो बोला ये जा रहा है, पिछले कुछ समय पर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि लोगों का जो ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन है वो तेज़ी से बढ़ चुका है। लोग आजकल टीवी नहीं देख रहे हैं, टीवी देखना लोगों का कम हो चुका है। अगर न्यूज़ के बेसिस पर बात करेंगे तो न्यूज़ का कंजम्पशन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। कैसे खतरनाक है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे खबर यह है कि जो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट नाम की जो बॉडी है, इन्होंने हाल ही में 2023 का डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट को पब्लिश किया। उस रिपोर्ट ने हमें यह दिखाया कि लोगों का जो शिफ्ट है ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन की तरफ वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। दुनिया भर में लोग ऑनलाइन न्यूज़ को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। कैसे है, जैसे मैंने बोला, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, आराम आराम से डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये जो रिपोर्ट है, ये रॉयटर्स की, इसके हाईलाइट्स क्या हैं, ये एग्जैक्टली क्या बोलती है। सबसे पहला पॉइंट, इस रिपोर्ट ने बोला कि इंडिया में स्पेशली बात करेंगे तो बिल्कुल ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन के मामले में एक बहुत बड़ा सा तेज़ी सा जो झुकाव है वो देखने को मिला है। यानी कि जो इंडियंस हैं वो इंडियंस ज़्यादातर जो पहले अखबार का यूज़ कर रहे थे या टीवी का यूज़ कर रहे थे, टेलीविज़न का यूज़ कर रहे थे न्यूज़ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए,
तो वो अब यहाँ पे गूगल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उनका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन न्यूज़ कवर हो रही है वो यहाँ पर कह सकते हो कि सभी जगह पर हम लोगों को देखने को मिली है। लोग ना जो पहले के पुराने ज़माने के तरीके हैं उससे सीधा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं 12% केवल और केवल जो लोग हैं वो कोई डायरेक्ट सोर्स को रेफ़र करता है, अदरवाइज़ मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने वाले केवल 12% लोग हैं। उसके अलावा 28% लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाया, यूट्यूब उठाया, फेसबुक उठाया, वहाँ से ये जो न्यूज़ का कंजम्पशन है वो चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आज के समय पर ऐसे हो चुके हैं कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका वीडियो वगैरह देखने में या वीडियो वगैरह कह सकते हो सुनने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे रीडिंग करना बंद कर रहे हैं। रीडिंग तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। रीडिंग के अलावा लोगों को यहाँ पर वॉचिंग और लिसनिंग टू न्यूज़ कंटेंट थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ है रीजनल कॉन्ट्रास्ट। अगर हम बेसिकली बात करें रीजन वाइज कि कहाँ कहाँ पर न्यूज़ का कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली न्यूज़ ब्रांड्स के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। तो ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी भी डायरेक्ट सोर्स से पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह से अभी भी ये लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी अफ्रीकन कंट्री, एशिया की कंट्री अगर आप देखोगे तो ये लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादातर निर्भर हैं। जैसे हम लोग भी यहाँ पर इंडिया में भी बात करें, क्योंकि इंडिया एशिया में ही आता है, तो वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादातर वहाँ पे लोग डिपेंडेंट हैं न्यूज़ कंजम्पशन को लेकर। अब अगर यहाँ पे आप रेफरेंसेस को देखोगे अलग अलग देशों में, तो सबसे चीज़ फिनलैंड और यूके। फिनलैंड और यूके में 80% जो लोग हैं वो रीडिंग को पसंद करते हैं, कि उनको रीड करना पसंद है, रीड करके चीज़ों को समझना पसंद करते हैं। जबकि इंडिया और थाईलैंड के अंदर में 40% से ज़्यादा लोग जो है न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं, देख कर यहाँ पे समझना पसंद करते हैं। और फिलीपींस के अंदर में 52% के आसपास लोग वीडियो न्यूज़ को यहाँ पर पसंद करते हैं, यानी कि जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादातर फॉलो किया जा रहा है, उसको कंज्यूम किया जा रहा है। अब कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है न्यूज़ कंजम्पशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ा। कोरोना के समय के बाद अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन जो न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब कुछ डेटा हम लोग को ये दिखाता है कि जो न्यूज़ का कंजम्पशन है, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग न्यूज़पेपर्स, अखबार वगैरह रीड कर रहे थे, फिजिकल न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे थे, वो कोविड-19 के बाद से ख़त्म हो गया। कोविड-19 का इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आया है। और डेटा ने ये दिखाया है कि ऑनलाइन न्यूज़ का जो एक्सेस है वो 12% से कम भी हुआ है 2022-23 के अंदर में। और जो टेलीविज़न की व्यूअरशिप है, लोग पहले टीवी पर देखा करते थे, वो अभी टेलीविज़न की व्यूअरशिप जो नौजवान लोग हैं उनमें कम हो चुकी है, 10% से गिरावट आ चुकी है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब बात आती है क्वेश्चन की ट्रस्ट इन न्यूज़, कितना विश्वास है लोगों को न्यूज़ के अंदर में। तो इंडिया में सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। देखो 2021 और 2023 तक अगर हम डेटा देखें तो भारत के अंदर में वो डेटा अभी तक 38% पर रुका पड़ा है। यानी इंडिया कहीं ना कहीं एक लोएस्ट रैंकिंग में आता है जहां पर लोगों को न्यूज़ पे ट्रस्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं है, लोग ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पर विश्वास वगैरह नहीं करते हैं इंडिया में स्पेशली। जबकि फिनलैंड और पोर्चुगल जैसी कंट्रीज़ देखोगे तो इनका जो ट्रस्ट है न्यूज़ के ऊपर में वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर है। जबकि कुछ कंट्रीज़ और भी हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, अर्जेंटीना, हंगरी, ग्रीस, ये कुछ और कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अगेन जो न्यूज़ के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, लोअर लेवल पर है, जिसमें इंडिया भी आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ड्यू टू चेंजेस इन न्यूज़ कंजम्पशन पैटर्न। जिस तरीके से न्यूज़ कंजम्पशन का पैटर्न बदल चुका है, लोग ऑनलाइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक चुके हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली चुनौती जो दोस्तों है वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। जो लोग पहले अखबार पढ़ा करते थे आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा जो फेक न्यूज़ है वो हमको देखने को मिलता है। ये आपको ही पता होगा। अब यूट्यूब पर जैसे हम लोग करंट इश्यूज़ पढ़ रहे हैं, अब ये तो चीज़ें आप मैच कर लोगे, ये सब कुछ डेटा तो आपको यहाँ पर रियल मिलता रहता है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि मतलब कि बिल्कुल फ्रॉड कंटेंट बना रहे हैं, है ना, केवल फ्रॉड कंटेंट का मतलब कंटेंट के नाम पे बस खाली उनको व्यूज़ चाहिए और उसके लिए उन्हें कुछ भी थंबनेल लगा दिया, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाते हुए नजर आए हैं। तो इससे ना लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन होने के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो इससे लोगों का जो विश्वास है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर में या न्यूज़ कंजम्पशन जो लोगों का हो रहा है वो तेज़ी से कम होता हुआ चला गया है।
तो पहला रीज़न यह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ न्यूज़ के मामले में आगे बढ़ने को लेकर। दूसरा है क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। पिछले कुछ समय पर इंडिया के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म है, जैसे न्यूज़पेपर्स की क्वालिटी अपनी अलग है, लेकिन जो जर्नलिज्म है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। रीज़न क्या है कि जो भी जर्नलिज्म दिखाया जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स हमको दिखाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उन रिपोर्ट्स को ज़्यादा वो रिसर्च नहीं करते, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ज़्यादा उनका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होता है, बस खाली जैसा है एज इट इज़ पेश कर दिया गया। क्या सही है क्या गलत, ये कुछ नहीं यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में लोगों का जो ट्रस्ट है इंडिया में, मैंने आपको बताया कि न्यूज़ के ऊपर में स्पेशली ट्रस्ट कम है, और अगर ये ट्रस्ट कम है तो एक डेमोक्रेसी के लिए ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया को अपना जो ट्रस्ट वो वापस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना, जो सिटीजन्स हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया के ज़रिए मिलती है, इन न्यूज़ चैनल्स के माध्यम के थ्रू यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और चैलेंज है यूथ डिस्कनेक्ट। जिस तरीके से टेलीविज़न की व्यूअरशिप यानी टीवी देखने की जो लोगों की संख्या है नौजवानों की, वो जिस तेज़ी से कम हुई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि लोग रिलायबल एक विश्वसनीय सोर्स के ऊपर नहीं रुक पा रहे हैं। रीज़न यहाँ पर यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप न्यूज़ देखते हो तो वो बेसिकली एल्गोरिथम पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब की बात करता हूँ। यूट्यूब पर दोस्तों जो आप कंटेंट देखते हो, अब कोई करंट अफेयर के वीडियो देख रहा है, कोई कुकिंग के वीडियो देख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट के वीडियो देख रहा है ना, कोई और वीडियोस देख रहा है। अब जो भी वीडियोस, कोई कॉमेडी के वीडियोस देख रहा है, तो जैसा आप वीडियो देख रहे हो ना, वो उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम कुछ ऐसा ही सेट हो जाता है, यानी वो प्लेटफॉर्म आपको बार बार उसी टाइप की वीडियोस दिखाता रहता है। ठीक है, आप कुकिंग की वीडियोस देख रहे हो तो जब भी आप ओपन करोगे हमेशा कुछ ना कुछ वही वीडियोस आती रहेंगी, उसी से रिलेटेड आपको ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। वो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खुद का एल्गोरिथम है। इससे जो आपका एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव है वो लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि जो आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए अलग अलग, आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अब वैसा नहीं हो पाओगे, आप उसी फील्ड में थोड़े सीमित रह जाओगे। समझ गए? ये भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए। बहुत सारे कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में IT एक्ट आया। IT एक्ट की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो ये जो दोस्तों नियम है, इन नियमों का मेन मकसद है कि जो भी कंटेंट गलत है उसको चेक किया जाए, और इसके लिए हमारे पास में एक PIB है, दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट। उस फैक्ट चेक यूनिट का मेन काम है जो भी फॉल्स न्यूज़ है उसको यहाँ पर पता लगाया जाए और उसको फिर उस प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश की जाए, और हटाया भी जाता है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर गलत न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहा है तो। फिर उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर तरीका है वो है सेक्शन 66A। हमारा जो IT एक्ट है 2008 का, उसका जो सेक्शन 66A है, ये भी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंधित जो अपराध हैं उसको रोकने का काम करता है। यानी हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं, ऑफेंसिव मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर में कुछ हड़दम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी टैकल किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। तो ये कुछ कदम इंडिया की साइड से उठाए गए हैं। फिर उसके बाद में हमारा IPC भी है, इंडियन पिनल कोड 1860, जिसको अभी बदला जा सकता है, जिसका नाम चेंज हो रहा है। आपको पता है ना, एक बिल आया है। अच्छा, IPC का क्या नाम रखा जा रहा है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। तो जो IPC इंडियन पिनल कोड 1860 का, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे मैसेजेस होते हैं या ऐसे जो न्यूज़ होते हैं, ऐसी खबरें जो दंगे पैदा कर सकती हैं या किसी को डिफेम कर रही हैं या हिंसा कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऐसी न्यूज़ों को यहाँ पे रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम किया जाता है इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860 के थ्रू। फिर उसके बाद में भारत देश में कई सारी अथॉरिटीज़, कई सारी बॉडीज़ हम लोगों ने बना रखी हैं, जिसका मेन काम है एक जो जर्नलिज्म है उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे पास में, जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1870 के 78 के माध्यम से बनाया गया। फिर इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, इन न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है। तो इस प्रकार की अलग अलग बॉडीज़ भी हमको देखने को मिल जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर कर देना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है 2000+ लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो, इतना सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक स्कीम जो कि स्कीम किस चीज़ को लेकर काम करेगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को लेकर यहाँ पे काम करेगी।
अब खबर क्या है, तो जो हमारी सरकार है, यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम जिसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ये स्कीम जारी कर दी है, इसको अप्रूव कर दिया है। किस चीज़ को लेकर कि ये स्कीम क्या करेगी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का डेवलपमेंट करेगी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा देगी। नाम से पता चल रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या है, ये ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसा आप ये देख पाओगे, ये है बैटरी एनर्जी स्टोरेज। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके अंदर में बहुत सारी बिजली को स्टोर करके रखा जा सकता है। कैसे, देखो इसमें जो भी बिजली स्टोर की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बिना पोल्यूशन से पैदा हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंड मिल लगा है, विंड मिल से जो भी यहाँ पर एनर्जी पैदा होगी या सोलर पैनल से जो भी एनर्जी बनेगी, उन सब एनर्जी को मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो सब खर्च करने के बाद में जो बचेगी उसको यहाँ पे इस डब्बे में स्टोर कर लिया जाएगा। और स्टोर करने के बाद में इस डब्बे में अब कहाँ पर भेजा जाएगा, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, या कभी कह सकते हो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिजली आ नहीं रही है, कोई इशू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इस डब्बे से उस बिजली का यूज़ किया जा सकेगा। तो बैटरी को स्टोर करके रखने की एक पावर है। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका मेन मकसद है जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के माध्यम से जो एनर्जी बनाई जाती है उसको यहाँ पे रिलीज़ करके रखना, और जब जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तब तक इसको यहाँ पर छोड़ना है यहाँ से इस डब्बे में से। ये बेसिकली यहाँ पर हमारी एक कह सकते हो ये सिस्टम हो गया। और इसी सिस्टम को आगे बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम को अप्रूव दिया गया है, एक स्कीम को अप्रूवल दिया गया है, और वो जो स्कीम है उसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। नाम से आपको पता चल रहा है इस स्कीम का मेन मकसद है कुछ फंडिंग प्रोवाइड करवाना। सरकार स्पेशली यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करवाएगी ताकि इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज वाले सिस्टम को थोड़ा अफोर्डेबल बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके और सारा काम ये बढ़िया से कर सके। तो अब ये क्वेश्चन है कि जो ये VGF स्कीम है हमारे बैटरी स्टोरेज के लिए, ये क्या है। इस स्कीम के तहत सरकार जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली है, पैसों का सपोर्ट करेगी। लगभग 40% तक जो कैपिटल कॉस्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी इस स्कीम के तहत, ताकि हम इस बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ये जो डब्बे हैं इनकी कॉस्ट को कम कर सकें, इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बना सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के माध्यम से जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अफोर्डेबल बन सकेगी, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक सस्ते दाम में पहुँच सकेगी। प्लस यहाँ पे इंश्योर करना कि इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी कंज्यूमर्स तक पहुँच सकें, आप तक, मुझ तक, सभी तक पहुँच सकें। और इसके लिए 85% के आसपास, मिनिमम 85% जो ये स्टोरेज सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है, ये अवेलेबल करवाया जाएगा हमारे डिस्कॉम्स के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए। डिस्कॉम्स वही होते हैं जो आपके घर तक बिजली देने का काम कर रहे हैं। जहाँ से बिजली बनती है ना, वहाँ पे उन प्लांट में से बिजली को लेकर आती हैं डिस्कॉम कंपनीज़, और डिस्कॉम कंपनीज़ आपके घर तक पहुँचाती हैं। तो ये सिस्टम इन तक भी पहुँचाने के लिए सस्ते दाम में ये हमारा मेन मकसद है इस स्कीम का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम लोग 4000 मेगावाट आवर तक की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको 2030-31 तक जनरेट कर सकें। और क्योंकि ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर इस स्कीम का एक सपोर्ट रहेगा, तो इस स्कीम का एक मेन टारगेट और है। क्या टारगेट है कि जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होता है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो इसमें अगर हम बात करें, यानी कि इस इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम के अंदर में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम है इसमें जितना भी यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, टोटल लाइफ टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टोटल लाइफ टाइम का जो भी यहाँ पर कॉस्ट है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे कि जो ये स्कीम है इसका मेन टारगेट ये है कि हम लोग थोड़ा सा सस्ते दाम में एनर्जी को प्रमोट कर सकें। यानी कितनी एनर्जी, यानी कि अगर हम रुपए के हिसाब से बात करें तो हमें यहाँ पर एक ऐसी कॉस्ट को अचीव करना है जो कि कॉस्ट यहाँ पर हो जाए 5.50 से लेकर 6.60 पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर लेवलाइज कॉस्ट है, जो ये टोटल कॉस्ट है इसका स्टोरेज का, इसको स्टोर करने का जो भी यहाँ पर दाम लगे, वो 5.50 से लेकर 6.60 पर किलोवाट आवर के हिसाब से होना चाहिए। ये बेसिकली इस स्कीम का मेन मकसद है, ठीक है, कि इसको कम से कम यहाँ पे पहुँचाया जाए, मिनिमम रेट पर लेकर आया जाए। समझ गए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना अगले आर्टिकल में नेशनल आयुष मिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। आओ समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो हाल ही में दोस्तों एक रीजनल व्यू मीटिंग हुई है, और वो जो मीटिंग है वो किसकी हुई है, नेशनल आयुष मिशन की। और इस मीटिंग के अंदर कुछ प्रोग्राम्स को बिल्कुल हाईलाइट किया गया है, कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर में बहुत स्पेशल फोकस किया गया है। वो 3 प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहला है यहाँ पर आयुर्वेद्या, दूसरा है सुप्रजा, और तीसरा है वयोमित्रा। तो ये तीनों प्रोग्राम्स क्या बोलते हैं ये समझते हैं। पहले आयुर्वेद्या की अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेद्या वाला प्रोग्राम मेन मकसद इसका है कि लोगों की जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको यहाँ पे प्रमोट करना।
और वो कैसे प्रमोट करेंगे? इस आयुष के माध्यम से। हमारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोशन देने का है, हमारे स्कूल के बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाने का काम करता है ये आयुर्विद्या। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है सुप्रजा। सुप्रजा जो है बेसिकली यहाँ पे बात करता है हमारे मैटरनल और न्योनेटल इंटरवेंशंस के लिए, यानी जो माएँ हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या जो बिल्कुल एक नवजात बच्चा है जो अभी भी पैदा हुआ है, उनको सपोर्ट करने का काम करता है सुप्रजा। फिर वयोमित्रा जो है ये एक आयुष बेस्ड जेरियाटिक प्रोग्राम है। जेरियाटिक प्रोग्राम, इसका मेन मकसद है कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना और इस प्रॉब्लम को रोकने का काम करना। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर दोस्तों आपको पता है ना कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स यहाँ पे ब्रेक होने लगते हैं। हाथ के जॉइंट्स हो गए, पैर के जॉइंट्स हो गए, कि यहाँ पर जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। ये आप देख पाओगे हमारी कार्टिलेज और ये टूटने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से जो जॉइंट्स है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। एक हेल्दी जॉइंट है ये, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि यहाँ पर जो जॉइंट है वो पूरी तरह से मसल जो है वो कट चुकी है, जो कार्टिलेज है वो यहाँ पर हमारा टूट चुका है। ठीक है, इनका जो ये जॉइंट है वो बर्बाद हो रहा है पूरी तरह से। ये जो प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रोकने का काम, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने का काम वयोमित्रा प्रोग्राम करता है। तो ये तीनों प्रोग्राम्स के ऊपर रिसेंटली आयुष के मीटिंग के अंदर में एक प्रॉपर हाईलाइट किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन के तहत इसके अंडर में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये काम करता है, और कई सारे सेंटर्स हमारे देश में ओपन हो चुके हैं। 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से ओपन हो रहे हैं, और आगे हमारा टारगेट है 2023-24 तक हम और हज़ारों सेंटर्स को ओपन कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में क्वाड के बारे में बात की जा रही है। क्वाड क्या है? ये है क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इधर आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ में यूएसए है। तो ये 4 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप आपको ये देखने को मिलेगा। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहलाता है। तो इंडिया जो है अभी रिसेंटली एक चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहा है। क्या डिस्कशन कर रहा है भाई? अब 2024 आएगा। 2024 में जो जनवरी का महीना है, स्पेशली 26 जनवरी को जो अब हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा, तो रिपब्लिक डे के परेड पर क्यों ना हम अपने क्वाड ग्रुप के लीडर्स को इनवाइट करें, ये अभी डिस्कशन चल रहा है। यानी क्योंकि इंडिया के अंदर 26 जनवरी को ये रिपब्लिक डे है, बाकी क्योंकि इस क्वाड के अंदर में इंडिया के साथ साथ ये तीनों देश और हैं, तो इन तीनों देशों के जो लीडर्स हैं क्यों ना इनको बुलाया जाए परेड पर, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। पूछा गया, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और 26 जनवरी बेसिकली यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन डे की तरह भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो दोनों जनों के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है। क्वाड क्या है? क्वाड बेसिकली 4 डेमोक्रेसीज़ का एक ग्रुप है। वो 4 डेमोक्रेसीज़ कौन कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। इन चारों डेमोक्रेसीज़ का जो मेन मकसद है वो है इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन बनाना। कैसे? ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है दोस्तों, ये हो गया इंडियन ओशन और ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन, और ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये हमारा क्या कहलाता है? इंडो पैसिफिक रीजन। और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो चाइना का अग्रेशन है उसको काउंटर करना, चाइना को टैकल करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहता है हमारे इस क्वाड का। बात क्लियर हो गई दोस्तों। ये जो आइडिया है क्वाड का, यानी इस ग्रुप का जो मेन आइडिया है, ये सबसे पहली बार लाया गया था जापानीज़ प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी के थ्रू। शिंजो एबे जिनको मार दिया गया है, आपको पता होगा इनकी डेथ की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कवर की गई थी। तो क्या हुआ कि यही यहाँ पर इस आइडिया को लेकर आए थे, यानी क्वाड का जो सबसे पहला आइडिया है वो शिंजो एबे के थ्रू लेकर आया गया था। और आज के समय पर आप देख पाओगे जो क्वाड है ये 2017 में पूरा सक्सेसफुल हुआ। ये चारों कंट्रीज़ आज के समय पर यानी 2017 से साथ में मिलकर काम कर रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में वाइट सांबर की बात की जा रही है। तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना दोस्तों, वहाँ पर वाइट सांबर देखने को मिला है इस प्रकार का। ये जो डियर जो यहाँ पर हिरण होते हैं उसमें वाइट कलर का हिरण देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या मैं आपको बताऊँगा। ये एक ऐसा डियर है जिसको प्रॉब्लम है लियोसिस्टिक की, या इसको कह सकते हो एक लियोसिस्टिक सांबर है। ये लियोसिस्टिक सांबर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये जो वाइट सांबर डियर है दोस्तों, ये इससे पहले 2014 में देखा गया था बंदीपुर टाइगर रिजर्व में। अब 2014 के बाद में 2023 में नजर आया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाइट कलर का कैसे हो गया? डियर तो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, ये सफ़ेद कलर का पूरा प्योर वाइट ऐसे लग रहा है। यहाँ पर ये गोट है, बकरी है, लेकिन ये है डियर। कहोगे रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये ल्यूसिज्म है। ल्यूसिज्म बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर एक एनिमल, एक जानवर की जो स्किन होती है ना, उसमें पिगमेंटेशन की कमी होती है या पिगमेंटेशन नहीं होता। और पिगमेंटेशन ना होने की वजह से उसका जो शरीर का कलर है, उसके स्किन का कलर है, वो पीला या फिर सफ़ेद होना शुरू हो जाता है या पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। और ये जो कंडीशन है ये नेचुरली फ्रॉम बर्थ साइड होती है, यानी कि जब ये पैदा होते हैं तभी से यहाँ पर ये नेचुरल दिखाई पड़ती है। तभी से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है।
समझ गए। उसके साथ साथ दोस्तों आप कहोगे ये तो एल्बिनिज्म से रिलेट हो गया, एल्बिनिज्म अलग है, ल्यूसिज्म अलग है। समझ गए। ल्यूसिज्म में क्या है, मैंने आपको बताया कि पिगमेंटेशन, जो एनिमल की स्किन का कलर होता है उसमें पिगमेंटेशन गायब होता है, जिसकी वजह से एनिमल की स्किन सफ़ेद हो जाती है। लेकिन एल्बिनिज्म में दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बॉडी में मेलेटोनिन नहीं होता, और मेलेटोनिन जब एक जानवर की चमड़ी में नहीं होगा तो उससे उस जानवर की जो आँखें हैं वो पिंक कलर की हो जाएंगी, गुलाबी कलर की हो जाएंगी या लाल कलर की हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो एनिमल है, एनिमल की आँख जो है ना वो पिंक कलर की हो जाती है जब उसके बॉडी में एल्बिनिज्म होता है, मतलब वो एल्बिनिज्म वाली कंडीशन से गुजर रहा होता है। लेकिन ल्यूसिज्म वाले कंडीशन में पिगमेंटेशन की कमी होती है। ठीक है, ल्यूसिज्म में यहाँ पर किसी जानवर की आंख गुलाबी या लाल नहीं होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपसे एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। नाउ आते हैं आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सुन लिया है। आते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, लाइन से मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगा स्टार्टिंग में, फिर उसके आंसर्स बाद में बताऊंगा। पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल आयुष मिशन के बारे में बात की जा रही है। नेशनल आयुष मिशन को लेकर यहाँ पर 3 जोड़े दिए गए हैं। पहला जोड़ा आयुर्वेदा। आयुर्विद्या क्या बात करता है? यहाँ पे आयुर्विद्या बात करता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए स्कूल के बच्चों के लिए। दूसरा सुप्रजा। सुप्रजा का मेन काम क्या है कि जो आयुष बेस्ड जेरेटिक प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलाना। वयोमित्रा। वयोमित्रा का मेन काम क्या है कि जो खासकर बच्चे हैं और जो माएँ हैं इनके लिए यहाँ पर काम करता है। तो बताओ नेशनल आयुष मिशन में जो ये 3 प्रोग्राम से क्या ये तीनों प्रोग्राम करेक्टली मैच हैं? यानी कि जो 3 जोड़े बनाए गए तीनों जोड़े करेक्टली मैच हैं, मतलब ये प्रोग्राम इसीलिए है। क्या ये प्रोग्राम इसीलिए है? बताओ इसमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं, कितने पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द गिवन पेयर्स, कितने पेयर्स करेक्टली मैच हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों मैच हो रहे हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा भी मैच नहीं हो रहा। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नौ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों आपसे वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है बैटरी स्टोरेज को लेकर, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपने बताना है। सबसे पहला, ये जो स्कीम है ये स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन की गई है किस लिए? यहाँ पर इस स्कीम का मेन मकसद है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, उसका हम यहाँ पर जो पूरी तरह से यूज़ है वो कर सकें, जिससे हमारे लोगों को एक साफ़ सुथरी एनर्जी अफोर्डेबल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल सके। ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो VGF है, ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, इसको इस स्कीम के थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस स्कीम का मेन टारगेट होता है बैटरी स्टोरेज सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करना। और इस स्कीम का टारगेट ये भी है कि जो लेवलाइज कॉस्ट है, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, इस कॉस्ट को यहाँ पर 50 से 60 पर किलोवाट आवर तक पहुँचाना। तो बताओ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। सॉरी दोस्तों, आपको बताएं इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है, ये आपने बताना है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, इंडिया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक फाउंडिंग मेंबर है। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है। तीसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक सेक्रेटरीट की तरह काम करता है हमारे साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। पढ़ाया था मैंने आपको इसके बारे में। ठीक है, तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी कोई सा भी सही नहीं है, सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पूछा गया है। तो क्वाड को लेकर आपसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, जो क्वाड है एक इनफॉर्मल डायलॉग है 4 देशों का, और 4 देशों का जो ये ग्रुप है इनका मेन मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन को बिल्कुल फ्री करना, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो क्वाड ग्रुप है इसका जो मेन आइडिया है ये सबसे पहली बार एक जापानीज प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे जी, वो लेकर आए थे 2007 में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो क्वाड है, क्वाड बेसिकली 4 डेमोक्रेसीज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 4 कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसीज है उनका ग्रुप है। कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वाड ग्रुपिंग के बारे में पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स दोस्तों करेक्ट हैं। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर, अगेन 3 स्टेटमेंट्स है, बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं। अगेन फिर से तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आपसे पूछा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लेकर। अरे ये जो आंसर है दोस्तों गलत लग गया है, इसका आंसर 2 ओनली होना चाहिए, ठीक है, बी वाला इसका सही आंसर होना चाहिए। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है, सही नहीं है। तो सही नहीं वाला जो स्टेटमेंट है वो दूसरा वाला है, पहले वाला तो सही है ना, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम का मेन मकसद यही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं इसके पोटेंशियल को लेकर आना, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अफोर्डेबल वे में एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो मेन मकसद है ये जो बिजली है इसको सस्ता करने का है, और ये 50-60 पर किलोवाट आवर की बात नहीं करता, ये 5.6 या 6.0 करके यहाँ पर 5.0 या 6.0 करके यहाँ पर कुछ रुपीज़ में ये बात करता है। यानी इसका जो मेन मकसद है वो है 5.50 और 6.60 पर किलोवाट आवर करना, ना कि यहाँ पर 50-60 रुपया। तो इस वजह से दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, और गलत पूछा गया है तो बी यानी 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया था इन तीनों पेयर्स में से बताओ कौन सा पेयर सही है नेशनल आयुष मिशन को लेकर। तो इसमें से केवल एक पेयर सही है और वो पहला वाला सही है। क्यों? यहाँ पे आयुर्विद्या की बात की जा रही है। तो आयुर्विद्या का मेन मकसद क्या है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना आयुष के माध्यम से, स्पेशली हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। तो पहले वाला पेयर सही है, बाकी ये जो दूसरा वाला पेयर है ये इंटरचेंज है, इसका ये होना चाहिए और इसका ये होना चाहिए। इन जोड़ों को ऊपर नीचे कर दिया गया है, क्योंकि व्योमित्रा का मेन मकसद है वायुमित्रा का कि यहाँ पर सपोर्ट करना जो खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस से गुजर रहे हैं, जिनकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। और सुप्रजा का मेन मकसद यहाँ पर खासकर जो बच्चे हैं और जो माँ हैं वो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो तीनों प्रोग्राम्स में से ये जो तीनों पेयर्स हैं इनमें से कौन सा पेयर सही है? केवल पहला वाला, इस वजह से ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने आज के इस लेक्चर से जाना होगा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।